हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 10 फरवरी। तो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। पहला है आरबीआई को लेकर। तो आरबीआई ने 2020 के बाद से पहली बार रेपो रेट में कटौती की है। तो 25 आधार अंकों की बेस पॉइंट है, उसकी कटौती की है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये बात 5 साल बाद हो रहा है। 2020 के बाद से पहली बार कटौती हो रही है। तो ये देखें। अब आरबीआई के तर्क क्या हैं इसके पीछे। तो जैसा कि अभी देखा था कि टैक्स की दर को भी क्या किया है, बजट में 12 लाख कर दिया गया था। और अब आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। इसका मतलब है क्या है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट लाना है। बूस्ट कैसे होगा इकोनॉमी में कि उसमें लोग मार्केट में ज़्यादा जाएंगे, रुपए ज़्यादा खरीद, उनके पास लोन ज़्यादा लेंगे, तो क्या होगी, इकोनॉमी चलना स्टार्ट कर देगी। अब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी ऐसी है। ट्रंप अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार का सोचना है कि भारत में क्या हो, कि भारत में आर्थिक प्रभाव को अच्छा किया जाए, मतलब इकोनॉमी को ग्रोथ में लाया जाए। तो कटौती की है। अब रेपो रेट कटौती का मतलब क्या हुआ, तो होता क्या है, एक रेपो रेट होता है। अब रेपो रेट का मतलब होता है बैंक जो होती हैं आरबीआई से लोन लेती हैं। अब वो बैंक लोन लेती हैं शॉर्ट टर्म, ये कैसा टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए वो लोन लेती हैं। अब बैंक को लोन क्या मिलेगा, आरबीआई से सस्ता मिलेगा। जो 25 बेस पॉइंट की क्या की है, कटौती की है, तो आरबीआई से बैंक को लोन कैसा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब बैंक क्या करेंगे कि जो उनके ग्राहक हैं उन्हें भी सस्ता लोन देंगे, बैंक ग्राहकों को। और लोग क्या लेंगे, लोग लोन ज़्यादा लेंगे और वो मार्केट में क्या करेंगे, ख़रीदारी करेंगे। और इससे मार्केट में ख़रीदेंगे चीज़ें, तो इससे क्या हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सोचना होता है। तो हमें क्या, पहले सबसे पहले जो पॉइंट याद रखना है कि जो कॉमर्शियल बैंक है लोन लेती हैं, वो रेपो रेट से वो कैसा टर्म होता है, शॉर्ट टर्म। एक तो यही कंफ्यूज हो सकता है, लॉन्ग टर्म दे देता है। क्या वो कुछ गिरवी रखता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह रखवाते हैं, या कोलेटरल के बिना ही दिया जाता है, तो बिल्कुल रखवाते हैं। बैंक जब लोन लेगा तो बैंक अपनी सिक्योरिटी रखता है, मतलब कुछ कागजात रखता है आरबीआई के पास। तो उन्हें क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है। फिर क्या होता है, एक ब्याज दर निश्चित होती है और उस ब्याज दर पे क्या होता है, बैंक को लोन मिलता है। अब रेपो का मतलब क्या हो, रीपरचेज ऑपरेशंस। तो बैंक का कहना ये होता है कि जब हम रुपए लौटा लेंगे तो वो रीपरचेज कर लेंगे। तो रीपरचेज ऑपरेशंस इन्हें कहा जाता है, जो रेपो रेट होते हैं। तो ये याद रखना है, रेपो रेट वाला। अब रेपो रेट से क्या क्या हो सकता है, रेपो रेट क्यों ज़रूरी होता है, तो एक तो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और जो जीडीपी ग्रोथ है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जो रेपो रेट काफ़ी प्रभावी होता है। अब रेपो रेट का बढ़ना मतलब बैंक का कर्ज का लोन महंगा होना, और रेपो रेट का घटना मतलब कर्ज का सस्ता होना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए इसे समझने से पहले। अब क्या है, अब सरकार का क्या तर्क था कि बैंक को अपनी आधार दरों में कम करने में इससे मदद मिलेगी। अब बैंक अपना क्या करेगा, लोन कम कर देगा, सस्ता कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, उधारदाता जो होंगे वो लोन ज़्यादा ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी और इससे क्या हो जाएगा, मेनली कि बैंक की दर कम आ जाएगी, नौकरी का निर्माण होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। तो 25 आधार मूल्यों को कम किया गया है, तो ये हमने देखा। अब मौद्रिक नीति समिति जो निर्णय लिया गया है वो किसने लिया, मौद्रिक नीति समिति ने। तो मौद्रिक नीति समिति को देखते हैं, फिर थोड़ा रेपो रेट मतलब जो इन्फ्लेशन वगैरह है वो देखते हैं। तो पहला है मौद्रिक नीति समिति। तो 2016 में जो मोदी जी की सरकार आई थी उसके बाद इसमें कुछ चेंज किया गया था आरबीआई की पॉलिसी में। हुआ क्या है कि अभी आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार आरबीआई काम करता है। तो आरबीआई अधिनियम 1934 में 2016 में संशोधन किया गया था। उसके बाद क्या किया गया था कि केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने का अधिकार दे दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, किसे, केंद्र सरकार को। मतलब जो 6 लोग बैठेंगे, 3 लोग गवर्नमेंट के, 3 लोग इसके आरबीआई। ये 6 लोगों का आधार जो दिया गया था 2016 में ही दिया गया था, और सरकार ने ये तय किया था। उद्देश्य क्या है, मौद्रिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति बनाना, नाम ही है मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीतियों का ये निर्धारण करेंगे। उसके बाद ये बेंचमार्क ब्याज दर का तय करेंगे। बेंचमार्क का मतलब एक निश्चित ब्याज दर को ये तय करेंगे। तो ये है। और साथ ही साथ इस समिति, ये तो रेपो रेट वगैरह तय कर ही रही, साथ ही ये मुद्रास्फीति का भी मतलब इन्फ्लेशन का भी लक्ष्य रखते हैं। और ये इन्फ्लेशन का लक्ष्य रोज रोज तो बदलता नहीं, तो 5 साल में एक बार डिसाइड होता है।
जैसे अभी क्या है 4 ±2, मतलब 6 अधिकतम हो सकता है, 2 न्यूनतम हो सकता है, मतलब इसके बीच में होना चाहिए लगभग में। तो मुद्रास्फीति का लक्ष्य 5 वर्ष में तय होता है, तो आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से ये किया जाता है। तो दो चीज़ें हमने समझी। मौद्रिक नीति समिति कब से है काम कर रही है, तो 2016 का संशोधन अधिनियम आया था। कितने सदस्य होते? 6 सदस्य होते। क्या सारे सदस्य आरबीआई के होते हैं? बिल्कुल नहीं है, आधे आरबीआई के होंगे, आधे भारत सरकार के होंगे। उद्देश्य क्या होता है? एक बेंचमार्क रेट निश्चित करना है ताकि बैंकों को लोन दिया जा सके। उसके बाद एक इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में करना है। और कैसे? 5 साल में एक बार निर्धारित कर दिया जाता है सरकार का लक्ष्य कि अगले 5 साल तक जैसे 4 के 2 ±2 से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये देखा। अब आरबीआई की नीति का रुख क्या है? तो समायोजन करना है। समायोजन का मतलब क्या हो जाएगा कि विकास को बढ़ावा देना है इसका। तटस्थ केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई या तो दरों में कटौती कर सकता है या दरों को बढ़ा भी तो सकता है आरबीआई। तो ये कर सकता है आरबीआई के जो विभिन्न काम हो सकते हैं। उसके बाद एक हॉकिस रोक होता है। हॉकिस रोक का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस इतना सा ही है कि आरबीआई को लगे कि मुद्रास्फीति को कम करना है, इन्फ्लेशन को क्या है कम करना है, मतलब मार्केट में रुपए ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट से रुपए कम करवाएगा। तो आरबीआई ब्याज दरों को ऊंचा कर देगा। कम करने के लिए ब्याज दरों को, जैसे मान लो अभी 0.25 जो है, मतलब ये ब्याज दर बढ़ा है, मतलब घटा दिया गया। सोचो 4 रुपये वाला जो ब्याज है या 10 रुपये जो ब्याज के लग रहे हैं वो 12-15 लगने लगे, तो लोग कम लोन लेंगे। तो वही चीज़ है हॉकिस रुख में। हॉकिस में क्या होता है कि जो रेट होता है वो रेट ब्याज का बढ़ा दिया जाएगा। रेट ब्याज का बढ़ाएगा, मार्केट में रुपए कम हो जाएगा क्योंकि लोग रुपए ज़्यादा लेंगे नहीं बैंक से उधार, और इससे क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। अब मुद्रास्फीति का यहाँ पे कैसे मतलब हुआ, तो इसे थोड़ा समझते। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इसका ये मतलब होता है कि लोग किस रेट पे मूल्य पे लेने के लिए राजी हैं। मतलब महंगाई तो तब बढ़ेगी ना, तो महंगाई बढ़ने के 2-3 आधार होते हैं। जैसे कोई चीज़ है उसकी मांग में वृद्धि हो जाए एकदम से। मान लो एकदम से कोई मौसम आया, ऐसे गर्मी की मौसम में एसी की मांग बढ़ जाएगी। अब एसी का मान लो उत्पादन हो जाए कम और मांग उतनी ही रहे, तो क्या हो जाएगा? रेट बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो रेट बढ़ जाएंगे। ऐसे ही है। अब मुद्रास्फीति कम भी तो हो सकती है, कोई चीज़ की मांग घट जाए मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। तो यही चीज़ें काम करती हैं। जब लोगों के पास रुपए ज़्यादा होता है तो वो चीज़ों को महंगा खरीद सकते हैं, तो खरीदने की इच्छा भी रखते हैं। तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो हॉकिस तकनीक है, अगर पूछा जाएगा तो हॉकिस रुख में क्या होता है? ब्याज दरों को वृद्धि कर दी जाती है ब्याज दर में आरबीआई। उसके बाद होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होगा। कैलिब्रेटेड में क्या होगा? रेपो रेट में कटौती की तालिका, मतलब रेपो रेट से थोड़ा अलग होकर इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ही काम करता है सरकार, पर थोड़ा धीमे प्रोसेस से करेगा। साथ ही ऐसी कोशिश करती है सरकार कि मतलब जो आरबीआई है कि कोई गलत नेगेटिव कोई प्रभाव ना पड़े मार्केट पे। तो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में क्या होता है कि बैंक धीरे धीरे करके संतुलित एक मुद्रास्फीति लाती है। अगर ये पूछा जाएगा तो धीरे धीरे एक मुद्रास्फीति लाएगी, मतलब एक मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उपाय किया जाएगा। साथ ही ये देखा जाएगा कि न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। मतलब पैसा अगर बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो क्या करेगा? पैसा मार्केट से निकालने की कोशिश की जाएगी इन दोनों के रुख के द्वारा। तो ये देखा हमने। तो ये आरबीआई के बारे में ये दोनों आर्टिकल थे, तो ये हमने देखा। तो मेन है कि जो अगर पूछा जाए एक कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड में स्लो प्रोसेस होगी। उद्देश्य क्या होता है? महंगाई को नियंत्रित करना। तो ये हमने मेन आरबीआई के बारे में जो देखा है। अगला देखते हैं, अगला आर्टिकल है माटिया ट्रांजिट कैंप के बारे में। अब माटिया ट्रांजिट कैंप का क्या चर्चा में चल रहा है अभी, कि हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से ये कहा है, कि 63 व्यक्ति इन्होंने हिरासत में ले रखे हैं असम सरकार ने, और वो 10 साल से हिरासत में कई लोग उनमें से। अब हुआ क्या है, जैसे अभी हमने देखा है कि ट्रंप ने कुछ भारतीय लोगों को क्या किया है? भारत में भेज दिया। अमेरिका में जो गए थे उन लोगों को भारत में भेजे। ऐसे ही असम सरकार से कोर्ट ने कहा है कि जो 63 अवैध विदेशी हैं उन्हें भी तो उनके देश में भेजो। अब समस्या क्या
आ रही है, जो भारतीय जैसे अभी अमेरिका से भेजे गए उनके पास बाकायदा डॉक्यूमेंट थे। अब ये जो 63 लोग जो कहाँ पे हैं, असम में है, उन्हें ये तो डिसाइड कर दिया गया कि ये विदेशी है, पर कहाँ के विदेशी हैं? बांग्लादेश की सरकार तो उन्हें तब लेगी ना जब बांग्लादेशी उनके पास कोई पासपोर्ट, आधार कार्ड टाइप का, मतलब कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो साबित करे क्या कि वो बांग्लादेशी है। अब इन लोगों के पास ऐसा कोई डाटा है नहीं है। अब होता क्या, बांग्लादेश सरकार मना करते कि लेने से, वो कहेगी हमारे नहीं है। तो 10 साल से हिरासत में ऐसे लोग हैं। अब सरकार पे मतलब असम सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है ऐसे लोगों को विदेश में भेज दिया जाए। तो ये हमने देखा। तो माटिया एक ट्रांजिट कैंप है। तो क्या समझ में आया, असम में ट्रांजिट कैंप का मतलब है कैंप लगा के अब लोगों को रखा है वहीं पे, क्योंकि अब इन्हें रखना तो पड़ेगा ही ना, तो जब तक भेजा नहीं जाएगा। तो ट्रांजिट मतलब माटिया ट्रांजिट कैंप के बारे में देखा हमने। तो कुल 270 लोग कह दिए हैं इसमें से, और 63 की अभी बात हो रही है भेजने की। तो ये सब देखा। अब अगर देखें तो किसी ने बताया तो होगा ये विदेशी नागरिक हैं, ऐसे कैसे पता चल गया होगा। तो होता क्या है, असम में एक विदेशी न्यायाधिकरण है, और जो केवल अभी तक असम में ही है, क्योंकि भारत में अगर कहीं एंट्री मारता है व्यक्ति तो यही एक सॉफ्ट एरिया पड़ जाता है। क्यों, पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लोग, मतलब जो बांग्लादेश वाला एरिया उधर से सबसे ज़्यादा अवैध आते हैं भारत में। तो असम में क्या है, एक विदेशी न्यायाधिकरण है। ये न्यायाधिकरण क्या करता है कि अगर विदेशी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसकी, अगर वो संदिग्ध है तो क्या करेगा, उसे सूचीबद्ध किया जाएगा और उसे दोषी करार, मतलब दोषी का मतलब उसे जांचा जाएगा कि ये विदेशी तो नहीं है। तो ये कौन करता है, विदेशी न्यायाधिकरण। कहाँ पे है ये, असम में बनाया गया है। और अभी क्या चर्चा में चल रहा है, माटिया ट्रांजिट वाला एरिया। उसके बाद अगली न्यूज़ इसी में है कि जो विदेशी न्यायाधिकरण है केवल यह घोषित करता है कि कोई व्यक्ति भारतीय नहीं है। कोई भी वैधानिक निकाय उसकी विदेशी राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं करता है। मतलब क्या हुआ, इसके पास ये लोग पहुँचे 63 लोग या 200 लोग, अब किसके पास है, विदेशी न्यायाधिकरण के पास। ये विदेशी न्यायाधिकरण किसका है, सरकार का ही है। ये डिसाइड कर देगा ये भारतीय नहीं है, ना इनके पास कोई कागजात हैं, ना इनके पास आधार कार्ड है, ना वोटर कार्ड है, ना कोई चीज़ है इनके पास, राशन कार्ड। विदेशी मतलब भारतीय व्यक्ति नहीं। पर विदेशी तो तब माना जाएगा ना, इनके पास विदेशी कहने का क्या हक है। तो विदेशी नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं कि भारतीय नहीं है। और यही समस्या आ रही है, उन्हें विदेशी साबित कर दिया गया पर बांग्लादेश का साबित नहीं कर पा रहे। तो बांग्लादेश उन्हें स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ना एड्रेस प्रूफ है उन लोगों का, ना कोई आधार कार्ड टाइप का जो मतलब वहाँ चलता होगा वो कुछ है डॉक्यूमेंट। तो ये एक समस्या आ रही है इसमें। अब असम में विदेशी न्यायाधिकरण के बारे में देखें तो असम में नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा लोग जो प्रवास मतलब आते हैं वो असम की तरफ ही आते हैं। तो हुआ क्या था, केंद्र सरकार के द्वारा इसी वजह से विदेशी न्यायाधिकरण आदेश आया था 1964 में। उसके बाद से ही जो अभी हमने बात करी है विदेशी न्यायाधिकरण बना, एक ट्रिब्यूनल है ये एक तरीके से। क्या है, ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल हम पढ़ते हैं ना 323 के ए और बी वाला आर्टिकल, तो 323 वाला वही है ये न्यायाधिकरण। ये न्यायाधिकरण कोर्ट की तरह काम करते हैं। तो 1964 में केंद्र सरकार ने यहाँ पे क्या कर दिया था, ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी थी जो अर्ध न्यायिक होते। मेन मकसद क्या है, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करना और उनके दस्तावेज मंगाए जाएंगे, उन्हें बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। मतलब कोर्ट पूरी प्रोसेस करता है। फिर 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उन्हें एप्लीकेशन देनी होती है या तो इंग्लिश में या स्थानीय भाषा में। उसके बाद है इन्हें 10 दिन का वो होगा। और मेन है जो प्रोसेस, इसे जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है, जो विदेशी न्यायाधिकरण, केवल 60 दिन में फैसला करना पड़ता है इन्हें कि मतलब विदेशी है कि देसी व्यक्ति है, ये देखा हमने। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ये अभी चर्चा में चल ही रहा है, ट्रम्प आए हैं तब से कुछ ना कुछ रोचक हो ही रहा है। तो आईसीसी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो उन्होंने क्या किया है, इसे क्या कही है, गंभीर अपराधियों को ये दोषी ठहराता है। तो जो मुकदमा चलते हैं उनकी जांच वगैरह होती, तो ट्रंप ने कह दिया कोई भी इनकी जो मदद नहीं करेगा अमेरिका से। तो ये एक अभी चल रहा है। अब है क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। ये अपराधी हो, कोई व्यक्ति हो, उनकी जांच करता है। जैसे अभी हुआ क्या है, जो इजराइल है, इजराइल उसके जो नेतान्याहू हैं राष्ट्रपति, उनको इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो गाजा पट्टी वाला भी विवाद चल रहा है। तो इस वजह से अमेरिका ने थोड़ा पक्षपात का भी इस पर आरोप लगाया है आपराधिक न्यायालय पे। तो इस वजह से रोक लगा दी है कि कोई मुकदमे वगैरह पे समर्थन इसका नहीं करेगा। तो मुख्यालय कहाँ है, एक तो इम्पोर्टेंट यही रहेगा, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में। क्या भारत सदस्य है, तो कोई भी असल में इसका पक्षकार है ही नहीं बड़े देश। ना भारत है सोचो, ना चाइना है, तो भारत चाइना भी नहीं, अमेरिका रसिया भी नहीं है, इसराइल भी नहीं है।
अभी गाजा फ़िलिस्तीन वाला तब भी पहुँच गया है। मतलब ये बड़े देश इसके हैं ही नहीं, क्योंकि सारे देश यही बात कहते हैं कि ये पक्षपात वगैरह और ऐसी चीज़ें करता है। इसका निर्णय एक तो बाध्यकारी है, पर निर्णय बाध्यकारी है, पर मज़े की बात ये है कि इनका कोई पुलिस बल नहीं है। मतलब इन्हें पकड़ने के लिए दूसरे देश से कहना पड़ेगा कि तुम्हारे यहाँ कोई सैनिक, मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे अब मान लो नेतन्याहू है। अब नेतन्याहू को क्या है, कहीं वो जाएंगे तो ये खुद की तो पुलिस है नहीं, ये उस देश से कहेंगे कि उसे उन्हें पकड़ लो। तो कुछ कुछ ऐसा काम करता है ये। तो क्या है, राज्य जो होंगे सहयोगी राज्य, उन पे निर्भर करता है ये। तो ये देखा हमने। अब दो कन्फ्यूज़न की चीज़ें रहती है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक आपराधिक न्यायालय। जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो आपराधिक न्यायालय, ये अपराधियों के संबंध में देखता है। भारत सदस्य अभी देखा नहीं है। कोर्ट का प्रकार कैसा है, आपराधिक है। मुख्यालय हेग में है, संयुक्त राष्ट्र से अलग है, स्थापित हुआ था 2002 में। पर जो इम्पोर्टेंट रहता है ज़्यादा, वो रहता है आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 1945 में बना था यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, और संयुक्त राष्ट्र का आपराधिक न्यायालय हेग में इसका भी, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ, हेग में ही। ये सिविल कोर्ट का रखता है ताकत, और भारत इसका सदस्य है, बिल्कुल सदस्य। अब सोचो, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो क्या होगा, तो जो जाएगा वो आईसीजे में जाएगा, इंटरनेशनल जो जस्टिस वाला ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें जाएगा। जैसे कुलभूषण जाधव और ये चलते हैं ना केस, जो बड़े बड़े इंडिया के चलते हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो सब इसी में चलते हैं। तो ये वाला देखा हमने। उसके बाद है एक नागालैंड में रोडोडेंड्रॉन एक बाटी करके एक है पेड़। मतलब ये जो पेड़ दिख रहा है, ये इकलौता पेड़ यहाँ पर जो हिल है यहाँ पे पाया जाता है। मतलब यहाँ के ज़्यादातर पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, तो अंतिम पेड़ों में से एक पेड़ है यहाँ पे। तो वही चीज़ है, समाप्त हो रही है। कौन से, नागालैंड में रोडोडेंड्रॉन बाटी इनका नाम है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जोकू घाटी है एक। ये कहाँ पे फैली है, मणिपुर और असम मणिपुर और नागालैंड में। तो अगर पूछा जाएगा रोडोडेंड्रॉन बाटी क्या है, तो ये पेड़ है। ये कैसा पेड़ है, तो ये पेड़ फूल वूल लगते हैं, और ये थोड़ा सर्दी वाले टाइप में रहेगा। सर्दी का मतलब क्या हुआ, समशीतोष्ण वायु में ये पाया जाता है मुख्य रूप से। अब चूंकि ऊंचाई पे पाया जाता है, तो पेड़ की अधिकतम ऊंचाई 25 फीट होती है। पेड़ ऊंचा भी होता है और थोड़ा पहाड़ी के टाइप में पाया जाएगा। तो ये जो वैली दिख रही है फोटो में थोड़ा, तो यही है जोकू घाटी। ये नागालैंड और जो मणिपुर वाला एरिया, उसके आसपास वाले दोनों में मतलब फैली हुई है। तो ये पेड़ हो रहा है ख़त्म। तो जोकू घाटी अगर पूछ लेगा, तो मणिपुर और नागालैंड। जब अरुणाचल प्रदेश से चलते हैं तो फिर नागालैंड पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो ये इन्हीं एरिया में ये फैला है पेड़। तो अब इस पहाड़ी पे केवल एक ही बचा है, तो ये चर्चा में चल रहा है। तो दो तीन चीज़ें आई। रोडोडेंड्रॉन क्या है, एक पेड़ है। कहाँ है, नागालैंड और मणिपुर की साइड। घाटी कौन सी है, जाकू घाटी है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है कैसा पेड़ है, कहाँ पाया जाएगा, उष्ण में नहीं, समशीतोष्ण में पाया जाएगा। अगला न्यूज़ है अवैध अप्रवासन को लेकर। जैसा अभी देखा हमने असम के साथ, वैसे ही दुनिया भर में भी अभी ये मुद्दा चल ही रहा है। तो 2009 के बाद से 15,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को अमेरिका ने भारत में भेजा है। जो अभी आए हैं ये पहली बार नहीं है। 2009 से अब तक 15,000 लोग अमेरिका भेज चुका है भारत में। अब ये लोग होते क्या हैं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा से ये लोग अवैध रूप से जाते हैं। क्यों जाते हैं, अमेरिका वगैरह, कनाडा या यूके वगैरह, क्योंकि वहाँ अच्छा जीवन शैली है, अच्छी जॉब, ऐसी उम्मीद में ये लोग जाते हैं। और जो जाते हैं वो रूट अपनाते हैं, डंकी रूट। जो डंकी रूट देखा था ना, चोरी छुपे जाते हैं ये। तो जो डंकी मूवी आई थी ना, वो उसी से संबंधित है ये। तो ज़्यादातर डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जाएंगे कैसे, तो अमेरिका डायरेक्ट तो जा नहीं सकते। तो अमेरिका में जो लैटिन अमेरिका कंट्री है, पनामा, ग्वाटेमाला वगैरह, तो उधर से धीमे धीमे मैक्सिको से होते हुए एंट्री करते हैं। तो इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, ऐसे देशों में भी ये जाते हैं। यहाँ पे सुविधाएं होती हैं, तो इन्हें अवैध रूप से देशों में भेजा जाता है। तो ये चलता है। अब क्यों जाते हैं, अगर मेंस वगैरह में भी ये टर्में आ जाती हैं, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब रहेगा। तो मेंस में भी तो बेहतर अवसर होते हैं इनके लिए, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, वहाँ पर रोज़गार अच्छा मिलेगा, आर्थिक संभावनाएं, जीवन अच्छा होता है, सीमित वैध माध्यम होता है। अब इनके पास ये क्या है, वैध माध्यम तो होते नहीं है। मतलब अगर एक व्यक्ति, आम व्यक्ति अमेरिका में रहना चाहे तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, पर छुप के एक बार एंट्री कर दो तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो धीमा और अनिश्चित जो वीज़ा प्रक्रिया होता है, वो मजबूर करता है लोगों को अवैध रूप से जाने के लिए, क्योंकि वैध रूप से अनिश्चित टाइम लगेगा। परिणाम क्या होता है, अब सोचो, इन लोगों का ना तो कोई डाटा है कि कहाँ से गए हैं, किधर से जा रहे हैं, ना इनकी कोई पहचान होती है सही से। तो होता क्या है, कई बार इन लोगों पर डकैती, हमले, महिलाओं के साथ समस्याएं हो जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें कई बार जो समुद्र की जब यात्रा कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी शिप से जाते हैं, शिप ही डूब जाती हैं कई बार, तो कई बार मतलब जो होते हैं लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो ये देखा हमने। उसके बाद है अगला, भारत का सौर ऊर्जा क्षमता में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तो हुआ क्या है, 100 गीगावाट की सौर ऊर्जा हमने हासिल करी है। केवल सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, 100 गीगावाट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सौर ऊर्जा, वैसे तो हम 200 पार कर चुके हैं गीगावाट वाला, 30 तक हमारा लक्ष्य क्या है, 500 गीगावाट है। तो लगभग हमने 30 तक 500 जो रखना है, और 200 हम पार कर चुके हैं, और उसमें से 100 किस में हो गई है, सौर ऊर्जा में पहली बार पारे, मतलब हमने गीगावाट ऊर्जा को प्राप्त कर लिया। तो ये अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। तो वैश्विक से क्या है, हम विश्व के औसत से 3 गुना तेज़ी से चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अगले 20 वर्षों में ऊर्जा जो वैश्विक मांग में भारत की 25% हिस्सेदारी होगी, मतलब ये चूँकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। अब सोचो अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की मांग जितनी विश्व में होगी उसका 25% केवल भारत में ही मांग हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है। तो 30 तक सरकार ने अभी क्या लक्ष्य रखा है कि हम जो उत्सर्जन है का जो भारत में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करेंगे, और क्या करेंगे, गैर मतलब कौन सा उत्सर्जन, कार्बन वाला, और 50% हम जो ईंधन बनाएंगे वो गैर जीवाश्म ईंधन से बनाएंगे। अब गैर जीवाश्म सौर ऊर्जा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का पॉइंट काफ़ी अच्छा बन जाएगा, और प्री में तो आया ही इंपॉर्टेंट। ये आ जाएगा जल सुरक्षा, ये थोड़ा अलग सा पॉइंट है कि सौर ऊर्जा सीधे जल सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है। क्यों, क्योंकि कोयला जब लगाता है, कोयला फैक्ट्री में पानी की बहुत मात्रा खराब होती है, मतलब पानी का उपयोग किया था, पर सौर ऊर्जा में तो पानी की ज़रूरत है ही नहीं कोई, सोलर पैनल लगा दिए सिलिकॉन के, ख़त्म कहानी। तो क्या होगा, जल की कमी भी यहाँ पे, मतलब जल की कमी का मतलब जल का कम यूज़ होता है, तो अच्छी चीज़ हो जाएगी। अब सरकार ने 100 गीगावाट प्राप्त किया है, मतलब भारत ने, तो कोई सरकार का मतलब लक्ष्य ऐसा तो होगा ना, पहल वगैरह। तो कौन सी पहल है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये याद रखना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर, सूर्य हर घर मतलब क्या होता है, मुफ्त बिजली योजना के लिए अब ये लक्ष्य कर दिया गया है। 2027 तक सरकार ने लक्ष्य रखा है, मतलब अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ घरों के ऊपर क्या है, सोलर पैनल और मुफ्त बिजली ये मिलने लगेगी। सोलर पार्क का मतलब क्या होगा, जब इंडस्ट्री वगैरह लगती है, कोई फैक्ट्री है, तो सौर ऊर्जा वगैरह का पूरा सिस्टम लगाया होगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये वाली चीज़, जैसे इस बार एफडीआई बीमा में भी कर दी, अब क्या है, विदेशी निवेश जो होगा सौर ऊर्जा मतलब ऊर्जा में, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें विदेशी लोग 100% क्या कर सकते हैं, एफडीआई डाल सकते हैं, मतलब अपना पूरा रुपए लगा सकते हैं। तो इससे होगा क्या, क्योंकि विदेशी लोग अगर रुपए लगाएंगे तो वो इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ेगी, और लॉन्ग टर्म अहेड मार्केट है भारत में, आगे सौर ऊर्जा की बहुत क्षमताएं हैं, क्योंकि हमारा देश अभी विकसित हो रहा है, तो इस वजह से अभी मार्केट इंडस्ट्री डेवलप होगी। अगला है पर्यटन स्थल के बारे में। तो सरकार ने बजट में कहा, क्या कहा है, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट बन जाएगा कि 50 शीर्ष पर्यटक स्थल देखे जाएंगे पूरे भारत में। जैसे भारत तो बड़ा है, अब भारत में टोटल हर राज्य में कई सारे शहर होते हैं, जैसे अपने यहाँ वाराणसी, अयोध्या वगैरह है, तो अब क्या करेंगे, 50 ऐसे शहरों का चयन करेंगे देश से, और उन्हें चैलेंज मोड पर विकसित करेंगे। चैलेंज मोड का विकसित क्या क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से, और जल्दी में, जल्दी का मतलब है कि उन पर थोड़ा काम करा जाएगा अच्छे तरीके से, तो चैलेंज मोड पर विकसित किया जाएगा 2025 के बजट में, ऐसा कहा गया। उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, क्योंकि हमें जीडीपी में पर्यटन का अच्छा खासा योगदान है। अब इसी में कहा गया कि राज्य क्या करेंगे, राज्य महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे बजट में। ये क्या है, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में कोई योजना बननी है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी वगैरह का क्या है, डेवलपमेंट होना, तो योगी जी क्या करेंगे, मतलब अपने यहाँ पे सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमि दे देगी कि भाई यहाँ पे जो इन्वायरमेंट, मतलब जो पर्यटन का विकास करना है इस एरिया में कर सकते। अब केंद्र सरकार अपने तरीके से, केंद्र सरकार 50 उन स्थानों का चयन करेगी, अगर वो इस स्थान में आता है तो सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट के तहत उन्हें वर्गीकृत करके उन्हें मदद करी जाएगी। इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में, कि जैसे उस एरिया में अगर विकास करना है, चाहे सौर ऊर्जा का हो, मतलब कोई भी, इसका यही मतलब नहीं है केवल पर्यटन के लिए ही है। जो हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट का मतलब थोड़ा टर्म है ये, तो टर्म का क्या मतलब होता है, कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रही है, कोई प्लांट लग रहा है, इन सारी चीज़ों पर जब वित्त
वित्त पोषण मतलब वित्त, सरकार वित्त देगी, टैक्स में छूट दे देगी, अन्य कई सारे लाभ दे देती है, तो उसे ही कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट। अब होगा क्या, ये पर्यटन क्षेत्र में दिया जाएगा। अब कि मतलब अगर किसी राज्य में पर्यटन का विकास करना है और किसी शहर को, तो वहाँ पे के मतलब कई टैक्स कम लिए जाएंगे, वित्त पोषण ज़्यादा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो बजट में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कौशल कार्यक्रम, स्किल कर दो, स्किल लोगों को, स्किल इंडिया वाला कार्यक्रम है। उसके बाद होम स्टे, होम स्टे में क्या होता है, लोग होटल में रुकते हैं तो घरों में रुक सकते हैं, साउथ इंडिया में काफ़ी चलता है, लोग घरों में जाके स्टे कर सकते हैं, सस्ता भी होता है, लोगों की भी आय हो जाएगी उससे। आध्यात्मिक पर्यटन, अब बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थ यात्रा, मतलब इस बार विशेष रूप से कहा गया है कि बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करना है और उन्हें विरासत करना है। क्यों बौद्ध स्थल, एशिया में सोचो, एशिया में ज़्यादातर देशों का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म। तो पर्यटक केवल देशी थोड़ी ना आएंगे, विदेशी भी आएंगे। तो ये चीज़ें, उसके बाद है पांडुलिपि का किया ही था, दस्तावेजीकरण ये सब किया जाएगा। मतलब पांडुलिपि जो विरासत है, इस पर हमने एक आर्टिकल देखा था कि उन्हें संरक्षित किया जाएगा। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। दुनिया भर के कई सारे लोग भारत में क्या आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं, इसे कहा जाता है मेडिकल टूरिज्म भारत में। तो मेडिकल टूरिज्म में क्या होता है, लोग भारत क्यों आते हैं, एक तो इंडिया में क्या है, जो इलाज है वो सस्ता इलाज है, और हमारे यहाँ इलाज जो नॉर्मल इलाज है, जैसे आयुर्वेद का इलाज और छोटे इलाज काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो हील इन इंडिया पहल चलाई गई है। तो अगर पूछा जाए हील इन इंडिया पहल, तो चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब लोग विदेशी, सोचो भारत में इलाज करने आएगा तो वो रहेगा कहीं पे, तो रहेगा और उसके बाद कुछ खाएगा पिएगा तो जीडीपी में तो योगदान मिलेगा ही ना। तो ये है। अब पर्यटन वाला देगा, तो चूंकि पर्यटन के लिए अभी हम आर्टिकल देख रहे थे, तो जीडीपी में पर्यटन का 5% योगदान है। तो ये देखा, इसके लिए सरकार की पहल भी है, उसका नाम है निधि। निधि अगर पूछ लेगा किससे संबंधित है, पर्यटन से ही है। तो जो अतिथि होते हैं उनका डेटाबेस रखा जाएगा, तो निधि वाला है ये कोई, मतलब अगर पूछ ले कुछ देगा अलग अलग ऑप्शन में, तो निधि पर्यटन वाले क्षेत्र से संबंधित है। अगला है कौशल भारत मिशन का पुनर्गठन। तो 2022 तक 40 करोड़ लोगों में स्किल करना है। कब तक, 2022 तक लक्ष्य था, अब 2022 तो ऐसे तो निकल गई है। तो क्या था, 40 करोड़ लोगों को लक्ष्य दिया, अब ये लक्ष्य को फिर से बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया है। तो इसे मंजूरी दे दी है बढ़ाने की। अब जो कौशल भारत मिशन है, ये कौशल इंडिया स्किल इंडिया प्रोग्राम जो चला था वो 2015 से चल रहा था। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम 2015 से चला था, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है कि 2015 से चला था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब कब तक बढ़ा दिया, 2026 तक बढ़ा दिया, मतलब अभी पूरी एक साल बाकी है। तो ये, उसके बाद है पुनर्गठित कौशल, क्योंकि अब जब बढ़ाया गया है ना कार्यक्रम, तो पुनर्गठित ही तो है, दोबारा से किया गया है। तो पुनर्गठित, इसमें 3 योजनाएं हैं, जो कौशल भारत कार्यक्रम है इसमें 3 योजनाएं। एक कौशल विकास योजना है, इसमें 15 से 59 वर्ष के लोग रहते हैं, इन्हें AI 5G साइबर ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक, इन सब की स्किल दी जाएगी। तो कौन से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये लघु अवधि का प्रशिक्षण है, थोड़े समय का, और ये 15 से 59 साल के बच्चों, मतलब बच्चे ही हैं 15 साल से 59 साल तक को, AI हो, 5G हो, साइबर हो, ग्रीन और ताक का, मतलब काफ़ी अलग अलग में भी दिया जाएगा। दूसरा है जो NAPS, प्रधानमंत्री NAPS में क्या है, प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, जो वही स्किल दिया जाएगा। उसके बाद है JSS जन शिक्षण संस्थान, तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा दी जाएगी, शिक्षण संस्थान। तो अगर पूछ ले कौशल विकास से संबंधित 3 योजनाएं कौन सी हैं, एक तो कौशल विकास योजना ही है, दूसरा NAPS मतलब प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, तीसरा है जन शिक्षण संस्थान। तो इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, यही याद रखना है। उसके बाद है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल, अभी क्या है 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अब सफाई कर्मचारी मतलब जो सफाई से संबंधित जुड़े होते हैं, तो उनके लिए भी एक आयोग होता है, तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना थी 1994 में हुई थी। ऐसा क्यों था, 1993 में अधिनियम आया था मैनुअल स्कैवेंजिंग को रिमूव करने के लिए, मतलब हाथ से जो मैला ढोते हैं ना, हाथ से, अब जैसे कहीं गंदगी है नाली वगैरह और ये सब वगैरह पे जो मैला ढो जाया जाता है या मानव अपशिष्ट को ढोआ जाता है, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कहलाता है। मतलब मलबा को अगर ढोना है तो उसमें हाथ, मतलब सीधे इंसान यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ये अधिनियम आया था। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर अपने यहाँ आज भी नालियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए, गटर साफ़ करने के लिए लोग ही काम कर रहे हैं, जबकि कानून पहले से बन चुका है। तो इसी के लिए 94 में ये आया था वैधानिक निकाय। 2004 में इस अधिनियम को निरस्त हालांकि कोर्ट ने कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, सिफारिशें,
अब सरकार ने, केंद्र सरकार को ये करता क्या है, सिफारिशें देता है, मूल्यांकन करता है, कोई कार्यक्रम आया हो, और अधिनियम का कार्यान्वयन अभी चल ही रहा है 2013 की निगरानी करता है। मतलब 13 में आयोग हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों को नियोजन और पुनर्वास अधिनियम को निगरानी करता है। पुनर्वास का मतलब क्या हो, उन लोग जो लोग हाथ से मैला उठाते हैं वो बाद में क्या करेंगे, तो उन्हें एक तो रोका जाता है, पहले तो रोकने का मतलब है उन्हें सुविधाएं दी जाए, तकनीकी दी जाए और ऐसा ना करना पड़े, और दूसरा उनका पुनर्वास करना है। पुनर्वास का मतलब क्या हुआ, उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाके दोबारा से उन्हें समाज में लाना है। उसके बाद है, इसके लिए सरकार की पहल कौन सी है, तो 2022 में सरकार की जो पहल चली थी उसका नाम था नमस्ते पहल। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी फुल फॉर्म भी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। मैकेनाइज्ड, तकनीक का यूज़ करो ना, तो इंसान हाथ से क्यों डो गया, तकनीक का तो ऐसा करने के लिए नमस्ते पहल चला था, स्वच्छता कर्मियों के लिए। तो ये है मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो सफाई कर्मचारी द्वारा, अब जब सफाई कर्मचारी क्या करते हैं, मैला ढोते हैं, या कभी कभी देखते हैं गटर में वो लोग उतरते हैं और गटर में होता है मीथेन, और उनकी सांस घुटने से मतलब दम घुट जाता है और मृत्यु तक हो जाती है। तो स्वास्थ्य ऐसी समस्याएं भी हो जाती हैं। सामाजिक भेदभाव, ऐसे लोगों से समाज एकदम भेदभाव करता है, बहिष्कार करता है, जबकि वो तो काम ही कर रहे हैं। और उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को रोकना, उन्हें प्रशिक्षित करना और सफाई में ये कल्याण करना। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग के बारे में। तो एसटी आयोग का पहले पॉलिटी वाला देख लेते हैं। तो कब बना था, 89वां संविधान संशोधन आया था 2003 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 338 का ए के तहत ये स्थापित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्या रखना, 89वां संविधान संशोधन आया कब था, 2003 में आया था। ये भी ऑड सा नंबर है ये भी। तो 89 और 2003 में आया था। और आर्टिकल कौन सा, 338 का ए, इसके तहत ये स्थापित किए गए थे। इसे सिविल कोड की शक्तियाँ होती है। अब अभी चर्चा में क्यों चल रहा है, क्योंकि जो माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से लोग इधर उधर जो चले गए थे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वगैरह, उन सब का आंकड़ा लेना है। मतलब इधर उधर लोग चले गए थे छत्तीसगढ़ से, कुछ तेलंगाना रहने, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उन सब के आंकड़े इकट्ठे करना है अब इसको, एसटी वाले आयोग को, क्योंकि एसटी तो देखते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद आर्टिकल 200 क्या है, तो बस इंपॉर्टेंट है, भी चर्चा में चल ही रहा है तो हमें याद रखना है। पॉलिटी के हिसाब से 200 आर्टिकल क्या है, तो राज्यपाल की भूमिका बताता है। जैसे राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाता है, और धन विधेयक ना हो, बस राज्यपाल के पास कोई विधेयक गया, धन विधेयक नहीं है वो, और राज्यपाल अपनी सहमति देता है या नहीं देता है तो वो डिसाइड करेगा। साथ ही वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन है, इस पर सहमति देता है, सहमति नहीं देता है, 200 आर्टिकल में ये दे भी सकता है, नहीं भी, या फिर राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रख सकता है। उसे लगता है कि राष्ट्रपति को ये विधेयक देखना ज़्यादा ज़रूरी है तो रख सकता है। बस ऑप्शन क्या होना चाहिए, धन विधेयक नहीं आएगा, क्योंकि देखो धन विधेयक पे ऐसा टालना वाली चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि रुपए की ज़रूरत हो सकती है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए तो नहीं रखा जाएगा। तो यह विधेयक कैसा है, धन विधेयक नहीं होता है। तो राज्यपाल इसे सिफारिश के लिए लौटा सकता है, और फिर क्या हो सकता है, राज्यपाल दूसरी बार में इसे मंजूरी देनी होगी। राष्ट्रपति के लिए अगर आरक्षित रखता है, मतलब अगर राज्यपाल खुद से लौटा देता है कोई विधेयक और दोबारा से राज्यपाल के पास आएगा तो उसे अनुमति देनी पड़ेगी। पर अगर राष्ट्रपति के पास रखता है तो राष्ट्रपति का अनुमोदन फिर उस पर काम करेगा। अगला है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क के बारे में। अब डिब्रू सिखोवा है कहाँ पे, तो ये असम वाले एरिया में, सबसे पहली चीज़ कहाँ पे, असम में डिब्रू सिखोवा। फेमस क्यों चल, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, अनुसंधान और विकास को मंजूरी दे दी है। जैसे बोर्ड होता है ना, हर नेशनल पार्क में एक बोर्ड होता है, तो यहाँ के जो सलाहकारी बोर्ड है उसने क्या किया है, तो सलाहकारी बोर्ड जो पर्यावरण मंत्रालय का है, उसने डिब्रू सिखोवा में अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दे दी। अब वही वाली बात होती, रिसर्च डेवलपमेंट होता है तो सरकार कोई योजना चलाएगी, और फिर क्या होगा, वनों को अगर कहीं पे हानि हो रही होगी तो लोग आंदोलन करेंगे, और ये सारी चीज़ें होती। पर हमें क्या जानना है अभी डिब्रू सिखोवा के बारे में। तो असम में ये बायोस्फीयर रिजर्व है ये। तो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बड़ा एरिया होगा काफ़ी। मतलब नदियाँ कौन सी होंगी, ब्रह्मपुत्र, लोहित ऊपर की तरफ है, दक्षिण में डिब्रू नदी हो जाएगी, क्योंकि नाम क्या है, डिब्रू शेखोवा। तो ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी ऊपर, और डिब्रू शेखोवा साउथ में उसके नदी हो जाएगी। तो ये देखा हमने।
अब यहाँ पे एक और विशेषता है डिब्रू सैखोवा की, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा सैलिक्स स्वैम्प्ड फॉरेस्ट है। अब स्वैम्प फॉरेस्ट तो नाम से ही पता चल रहा, स्वैम्प माने क्या, दलदल वाला एरिया। तो इधर पानी ज़्यादा है, मानसून अच्छा आता है, तो ये दलदली एरिया, जैसे वेस्ट बंगाल का पूरा ही एरिया दलदली वाला एरिया जो सुंदरबन है। तो स्वैम्प फॉरेस्ट तो समझ में आ गई, पर सैलिक्स क्या है? तो सैलिक्स एक प्रकार के पेड़ होते हैं जिसमें कई प्रकार के पेड़ों की आती हैं। जो पेड़ कौन से होते हैं? जिनमें कुछ पेड़ भी हो सकते हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं, तो उन्हें सैलिक्स कहा जाता है। ये पेड़ पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं, मृदा अपरदन को भी नहीं होने देते हैं। तो सैलिक्स स्वैम्प फॉरेस्ट का पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा एरिया है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। कहाँ है? असम में। मैपिंग देखें तो असम में अभी हमने कौन कौन सी नदी देखी, अगर इन्हें देखो, ब्रह्मपुत्र और लोहित। अब ब्रह्मपुत्र तो ये रही, लोहित नदी ये रही पीछे कि इधर से आएगी। अब मेन है थोड़ा लोहित को कंफ्यूज नहीं करना है, इधर मानस वगैरह तीस्ता दिखती है, लोहित के इधर से आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में ही है, पर पीछे की तरफ से मिलेगी, मतलब इधर नीचे। इधर कौन सी है? ऊपर से सुबनसिरी, धनसिरी, कोपिली और ये सब आएंगी। पर जब ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे एंट्री करती है तो उसके साथ साथ ही लोहित नदी है, तो यहाँ पे ये याद रखना है लोहित। तो लोहित और ब्रह्मपुत्र दोनों हो गई। उसके बाद हमने देखा डिब्रू नदी, तो इसी एरिया की बात कर रहे हैं। अगले मैप में देखें, जैसे कि ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र, ये रही कौन सी? लोहित नदी। और यहीं क्या है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। और इसे थोड़ा जूम में करें तो ये दिख रही है हमें, ये कौन सी है? दिहिंग। दिहिंग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र निकल गई। और ये है लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र और लोहित हो गई। और उसके बाद ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया डिब्रू सैखोवा का है, क्योंकि ये डिब्रू नदी हो गई, लोहित नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी मतलब दिहिंग, और बीच में क्या है? डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। तो अब तो ये समझ में आया होगा। तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये वाला एरिया हमने देखा, तो ये है। उसके बाद है बर्ड फ्लू। तो अमेरिका में क्या हुआ है? अब बर्ड फ्लू मतलब पक्षियों में होने वाला फ्लू होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे डेयरी मवेशियों में भी ये फैल गया है, मतलब अब विशेष रूप से बताया जा रहा है जो पानी में रहने वाले जल जीव, जल पक्षी होते हैं, बतख वगैरह, उनके से शायद फैल सकता है ये। तो बर्ड फ्लू का एवियन इन्फ्लुएंजा है, वो डेयरी मवेशियों में फैल गया है। कहाँ पे? अमेरिका में। तो यही है बस इसमें। अब उसके बाद एक स्वावलंबनी योजना है। तो स्वावलंबनी योजना, अब ऐसी योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती, सीधे पूछ लेगा कि महिलाओं से संबंधित है, कि लड़कियों से संबंधित, कि शिक्षा से संबंधित है, ऐसे ऑप्शन देगा। पर इसका उद्देश्य क्या है स्वावलंबनी का? कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनिंदा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में छात्राओं को सशक्त करना। जो हायर एजुकेशन होता है ना, हाई एजुकेशन जैसे पीजी वगैरह, और उन सब में पीएचडी वगैरह, पीजी वगैरह, ये सब तो हायर एजुकेशन में छात्राओं की को सशक्त बनाना, इसलिए है स्वावलंबनी योजना। ना कि ये और कोई पूछ ले कि महिला सशक्तिकरण वैसा कुछ कर रही हैं कि मतलब उन्हें आर्थिक मदद दे रहे हैं या स्किल कर रहे हैं, नहीं। ये शिक्षण संस्थाओं में सशक्त किया जा रहा है। किधर है? तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो असम, मेघालय, मिजोरम है। उसके बाद नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास मंत्रालय से चला रहा है। अगला लास्ट आज का आर्टिकल है दशावतार थिएटर। अब दशावतार थिएटर महाराष्ट्र की तरफ है, और ये महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिले, कोंकण और गोवा एरिया में अपना काम करते हैं। मतलब जो कलाकार रंग बिरंगे ये सारे वेशभूषा धारण करके जो रंगमंच पे दिखाते हैं, तो ये भी चर्चा में चल रहा था, दशावतार थिएटर महाराष्ट्र वाले एरिया से। तो ये हमने 10 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो भी देखे इसमें।